हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सरफराज अहमद। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। और ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग देखें तो इससे हर साल नीट में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और बाकी कोई डाउट हो तो बताइएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा आज का गोल है, पहला हम लोग देखेंगे फ्लावर के बारे में, फ्लावर का स्ट्रक्चर। और फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म को ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। और थर्ड देखेंगे स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। और फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और फिफ्थ देखेंगे हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में। अब जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 3 चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सेकंड होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फिर थर्ड होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि फ्लावर का बनना, फ्लावर कैसे बनेगा। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि प्लांट्स में जो होता है सेक्सुअल ऑर्गन, फ्लावर बाई बर्थ तो नहीं प्रेजेंट होता। पहले एक सीड होगा, सीड से प्लांट बनेगा, फिर जब उसकी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो जाएगी तब उसमें फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावर कैसे बनेगा ये देखेंगे। उसके बाद फ्लावर में ही हमारा क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में देखेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आपको मालूम है जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें से फर्टिलाइजेशन होगा। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उससे क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, वो देखेंगे हम लोग। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे कि जाइगोट से जो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो हम लोगों को 3 चीज़ पढ़नी है: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। सेपल, सबसे पहले देखिए ये सेपल है जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। ग्रुप ऑफ सेपल, होल ऑफ सेपल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और फिर ये पेटल है जो हमारा कलरफुल स्ट्रक्चर होता है। और होल ऑफ पेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला, कोरोला। उसके बाद हमारा ये है स्टैमेन, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन के 2 पार्ट, एक जो ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। फिर ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है उसको एंथर बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टैमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। उसके बाद हमारे पास देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये है इसका स्टिग्मा। फिर ये है स्टाइल। और फिर ये जो नीचे बल्क पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। और पूरे को मिला के क्या बोलेंगे? पिस्टिल और कार्पल, पिस्टिल और कार्पल। और ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पल को हम लोग क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। और जैसा कि एनसीईआरटी में एक लाइन दिया हुआ है, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मार्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर क्या है हमारा? एक बायोलॉजिस्ट के हिसाब से, जो एक बायोलॉजी का साइंटिस्ट है या बायोलॉजी की नॉलेज रखता है, तो उसके हिसाब से फ्लावर क्या है? मार्फोलॉजिकल मतलब दिखने में खूबसूरत, एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स चमत्कार है, और साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही वो जगह है जहाँ पे क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसा कि प्लांट के पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं, तो इनका प्लांट का सेक्स ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर होता है। पहले ही बताया कि इस चैप्टर में हम लोग 3 उस पर काम करेंगे। पहला प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई सीड है, ये सीड जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? प्लांट बनाएगा। ये पूरा प्लांट बना देगा जर्मिनेट होके सीड से। ये सीड था, सीड से क्या बन गया? प्लांट बन गया। अब जब इसकी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो गई तो वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद इसमें सेवरल हार्मोनल चेंजेस होंगे, कुछ हार्मोनल चेंज आएंगे, हार्मोनल चेंज आएंगे।
तो जब हार्मोनल चेंज आएंगे, जैसे मैं यहाँ प्लांट को ऐसा बना लेता हूँ, प्लांट है, इससे इसकी सूट निकली हुई है, सूट निकली हुई है। अब जैसा कि आपको पता है कि प्लांट में जो सूट निकलता है वो नोड से निकलता है, तो यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे भी नोड होगा। अब जैसे दो नोड, अगर मैं यहाँ पे एक सूट बनाऊं, ये एक नोड है और ये एक नोड है, ये नोड है और एक नोड ये है। अब इन दो नोड के बीच की ये जो डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनोड, इंटरनोड। तो प्लांट में क्या होता है कि एक हार्मोन होता है फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन ये बनेगा और ये मूव करेगा। तो जब ये हार्मोन जाएगा तो ये क्या करेगा कि इसके जो इंटरनोड है इसकी लेंथ को घटा देगा, तो दो नोड आपस में पास आ जाएंगे। जब इसमें ये अगर इसका जो दोनों नोड जो हैं, अगर इसके इंटरनोड की लेंथ कम हो जाएगी तो ये कंडेंस होकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। जब नोड कंडेंस होंगे, इंटरनोड कंडेंस होंगे, तो ये जगह क्या हो जाएगी? बल्क कर जाएगी, फूल जाएगी, और ये ऐसा किस पे लग जाएगा? हमारा सूट पे लग जाएगा। अब यही आगे बढ़ के ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्रिमोडियम, फ्लोरल प्रिमोडियम, फ्लोरल प्रिमोडियम। अब ये जो फ्लोरल प्रिमोडियम है, इसी को हम लोग फ्लोरल बड भी बोल सकते हैं, फ्लोरल बड। अब इसी से आगे जाके क्या बनेगा कि जैसे ये नोड है, इसी से सेफल बन जाएगा, इसी से पेटल बनेगा, इसी से एंड्रोसियम बनेगा और इसी से गाइनोसियम भी बन जाएगा। तो सारी चीज हमारी अल्टीमेटली किससे बनी? नोड से ही बनी। इसीलिए फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड सूट भी बोल देते हैं। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, ये लाइन आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट। आगे देखते हैं। देखिए, ये वही चीज जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैंने यहाँ लिख रखा है ताकि आपको मैं उसको लाइन का मतलब बता सकूं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मतलब जब प्लांट पे हम लोग फ्लावर को देखते हैं, उस फ्लावर को आने से पहले ही कि प्लांट फ्लावर करने जा रहा है, ये डिसीजन ले लिया जाता है। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। इसमें कुछ हार्मोनल चेंज होंगे और हार्मोनल चेंज की वजह से क्या होगा? स्ट्रक्चरल चेंज आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो नोड के बीच में जो इंटरनोड होता है उसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी और दो नोड सक्सेसिव नोड पास में आ जाएंगे। तो जिससे क्या हो गया कि वो चेंजेस आ गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गया, और फिर वो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना लेंगे? पेटल, सेपल्स। इससे ही हमारा क्या बन रहा है? फ्लोरल प्रिमोडियम बन रहा है। इन्फ्लोरेसेंस आर फाउंड विच बियर द फ्लावर बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। इस इन्फ्लोरेसेंस में सबसे पहले क्या बनेगा? फ्लोरल बर्ड, फिर क्या बनेगा? उसी से फ्लावर बन जाएगा। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप। अब फ्लावर में ही हमारा क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे कि मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्टैमेन होता है, होल ऑफ स्टैमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम, और होल ऑफ पिस्टिल या कार्पल को क्या बोलते हैं हम लोग? गाइनोसियम बोलते हैं। अब देखिए, यही लास्ट लाइन भी दिया हुआ है। एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होल ऑफ स्टैमेन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब स्टैमेन, एक स्टैमेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। एक एंथर होगा और एक फिलामेंट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एंथर है, इसमें आपको दो लोब दिख रहे हैं। एक लोब ये वाला सामने वाला, और एक इसके जस्ट पीछे एक लोब दिख रहा है। इसीलिए हम लोग एंथर को क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड, बाइलोब्ड एंथर बोलते हैं हम लोग इसको। और ये एंथर का ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड।
और ये किससे अटैच होगा प्रॉक्सिमल एंड हमारा, ये या तो थैलमस या तो पेटल ऑफ द फ्लावर से अटैच होगा, थैलमस से अटैच होगा या तो पेटल से अटैच होगा, थैलमस और पेटल से अटैच होगा। अब जब ये एंथर को आप देखेंगे, अगर इसका हम लोग ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन काटें एंथर का, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन ये मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जब मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये, अगर हम लोग यहीं पे यंग एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पॉलन सैक्स की जगह पे यहाँ पे क्या दिखेगा हम लोग को, माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेगा, स्पोरेंजिया। और ये पॉलन ग्रेन की जगह हम लोगों को क्या दिखेंगे, माइक्रोस्पोर्स दिखेंगे, माइक्रोस्पोर कह लीजिए, या तो फिर अगर उससे भी पहले की बात करें तो यहाँ पे क्या भरा होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये हमारा एक स्टैमेन का स्ट्रक्चर है, और ये मैच्योर स्टैमेन का दिखाया गया है, मैच्योर एंथर का, सॉरी मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर है ये। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही एनसीईआरटी में जो लाइन दी हुई है स्टैमेन के बारे में, उसकी बात करते हैं। स्टैमेन, द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल द फिलामेंट, जो लॉन्ग और सिलेंडर धागे की तरह स्ट्रक्चर था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड, मैंने दिखाया कि दो लोब होते हैं इसलिए उसको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, कॉल्ड द एंथर। फिर सेकंड पॉइंट, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इट अटैच टू द थैलमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, बता दिया मैंने। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जो फ्लावर्स होंगे डिफरेंट स्पीसीज के फ्लावर में, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे जो फ्लावर होंगे उनमें स्टैमेन का जो फिलामेंट का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, वो चेंज होंगे। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca, that is they are dithecous। ये क्या कह रहा है कि हर लोब में क्या है, दो थीका हैं। जैसा कि आपने अभी ये स्ट्रक्चर ऐसा देखा था ना जो ऊपर से दिखाया था, ये एंथर है, ऊपर से कट है। अब यहाँ पे क्या है कि दो लोब थे, एक ये ऐसा लोब डिवाइडेड है जो बाहर से दिख रहा था हम लोगों को, लेकिन हर लोब में दो कैविटी है। तो वही कह रहा है कि ईच लोब हैविंग टू थीका है एक लोब में, वही बात यहाँ पे कह रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइथीकस। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, यहाँ बीच में क्या हो रहा है, एक लाइन नीचे तक जा रही है लॉन्गिट्यूडनल पूरे में, जो दोनों थीका को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, जो एंथर हम लोगों को बाहर से, ये ऐसा एंथर था ना, बाहर से हम लोगों को ऐसा दिख रहा था बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, वही कह रहा है द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटे तो ये ऐसा दिख रहा है, पहले बाहर से हमको दो लोब दिख रहे थे, लेकिन अंदर से हम लोगों को क्या दिख रहा है, चार कैविटी दिख रहा है। द एंथर इज ए फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये सारे माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। यही फर्दर जब डेवलप होगा, एंथर मैच्योर होगा, तो यही माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन सैक में। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू ईच इन ईच लोब। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, देखिए वही लाइन लिखी है, माइक्रोस्पोरेंजिया जब एंथर मैच्योर होगा तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो जाएगा, पॉलन सैक हो जाएगा। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स, और इसमें क्या आ जाएगा, पॉलन ग्रेन्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, पहले यहाँ देख लेते हैं हम लोग। जब एक एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, स्टैमेन को कट करके जब डाइसेक्शन देखते हैं उसका, तो ये इसमें ये जो कनेक्टिव दिखा रहा है, ये क्या है कि जैसे ये अभी ये हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर देखे थे, ऐसा बाइलोब्ड एंथर था, यहाँ पे फिलामेंट था, ये फिलामेंट था, और ये स्टैमेन था, सॉरी ये एंथर था, पूरे को मिला के हम लोग स्टैमेन बोलते हैं। तो ये फिलामेंट है। अब ये जो फिलामेंट है, ऐसा नहीं कि यहीं पे आके खत्म हो गया, ये फिलामेंट यहाँ ऊपर तक पूरा कंटिन्यू है।
तो ये जो कनेक्टिव यहाँ पे शो कर रहा है ये फिलामेंट का स्टॉक है, ठीक है। अब इसमें 4 वॉल की लेयर होती है। सबसे आउटर क्या होगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या होगा? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बाद होगी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद टेपिटम होगा, और टेपिटम के बाद क्या होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें क्या फिलअप होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इसी स्ट्रक्चर को एक माइक्रोस्पोरेंजिया को सिंगुलर में माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पे भी देखिए, ये सबसे आउटर का लेयर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? एंडोथीसियम है, सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर क्या है? मिडिल लेयर है। फिर क्या है हमारे पास? टेपिटम है। टेपिटम का काम क्या है? ये क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट। और इसमें क्या होगा? एक तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, और डेंस साइटोप्लाज्म होगा इसका, डेंस साइटोप्लाज्म। ये फोर्थ लेयर है टेपिटम। इसको छोड़ के बाकी ये जो 3 लेयर हैं ये क्या करती हैं? एंथर के डेहिशंस में हेल्प करती हैं। हेल्प इन डेहिशंस ऑफ एंथर, हेल्प इन डेहिशंस ऑफ एंथर, डेहिशंस ऑफ एंथर। अब देखिए यही जब ये एंथर मैच्योर हो गया तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो था ये पॉलन सैक बन गया, और इसके अंदर जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू था ये फर्दर डेवलपमेंट होके पॉलन ग्रेन बन गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि अभी हम लोग देखे माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या था? ये माइक्रोस्पोरेंजियम है तो इसमें क्या भरा हुआ था? स्पोरोजिनस टिश्यू फिलअप था। ये स्पोरोजिनस टिश्यू था, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू हम लोग कह लें, या इसी को हम लोग क्या कह लें? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, या इसी को कह सकते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बना लेगा। अब जैसा कि आपको मालूम है, आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि एंजियोस्पर्म जो होता है उसका लाइफ साइकिल कैसी होती है? डिप्लॉयड लाइफ साइकिल होती है। और मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। अगर स्पोरोफाइट है तो मतलब क्या है? 2n है, डिप्लॉयड है। तो जब मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो हमारा फ्लावर कैसा होगा? बता सकते हैं आप? फ्लावर भी हमारा क्या होगा? डिप्लॉयड ही होगा, 2n होगा। तो अगर फ्लावर 2n है तो उसके अंदर ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू बन रहा है ये भी डिप्लॉयड है, या एमएमसी बन रहा है ये भी डिप्लॉयड है, या पीएमसी बन रहा है ये भी डिप्लॉयड है। तो सब कुछ यहाँ पे क्या है? अभी डिप्लॉयड है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल जो है ये डिप्लॉयड है, 2n है। इसमें क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस। अब आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि जब मियोसिस होता है तो एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड बनते हैं। ऐसा हमारा 4 हैप्लॉयड सेल्स बन जाएंगे। अगर एक की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और चारों को मिला के पूछें तो क्या होगा? ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड कहा जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड बन गया हमारा। मैं यही पे आपको बता दे रहा हूं कि माइक्रोस्पोर टेट्राइड से अभी ये सिर्फ माइक्रोस्पोर बना हुआ है, ये पॉलन ग्रेन नहीं बना है। इससे पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा ये देखते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड में 4 सेल है। अब इसमें से एक सेल ले लेते हैं माइक्रोस्पोर की। ये एक सेल है हमारा माइक्रोस्पोर, और ये कैसा है? हैप्लॉयड है।
इसकी प्लॉइडी लेवल n है। ये क्या है? माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर में क्या होगा? माइटोसिस होगा, माइटोसिस। आपको पता है कि जब माइटोसिस होता है तो प्लॉइडी लेवल सेम रहती है और एक सेल से 2 सेल बनती है, लेकिन यहाँ पे जो माइटोसिस होगी उसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सेल नहीं डिवाइड होगी। तो जब ये माइटोसिस होगी तो इससे क्या बनेगा? एक लार्ज, एक ये न्यूक्लियस बना और एक छोटी सी इसी में स्पिंडल शेप की सेल बन जाती है। ये जो बड़ी वाली सेल होगी इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा होगा ये वाली स्पिंडल शेप, इसको बोलेंगे जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। और ये इसका क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा? एक लेयर और आ जाएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन। एक लेयर और आ जाएगी, इसको बोलेंगे इंटाइन। और ये इंटाइन हमारी किसकी बनी होगी? सेलुलोज प्लस पेक्टिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होगी इंटाइन। इसके बाद इसके ऊपर एक और लेयर आएगी जो किसकी होती है? इसको हम लोग बोलेंगे एक्साइन, एक्साइन। और ये किसकी बनी होगी? स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन। और ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। या तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन बोलते हैं। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 सेल्ड स्टेज है, 2 सेल्ड स्टेज है ये। सिक्सटी 60% जो प्लांट होते हैं, 60% प्लांट में ये 2 सेल्ड स्टेज पे ही इसमें पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब ये जाके स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे 60% प्लांट में। लेकिन जो बचे हुए 40% प्लांट हैं उनमें क्या होगा? एक बार और माइटोसिस होगा। जब एक बार और माइटोसिस होगा, ये हमारी जो बड़ी वाली सेल थी, बड़ी वाली सेल जो थी वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वो वैसी ही रहेगी। जो जनरेटिव सेल थी ये डिवाइड हो जाएगी 2 सेल में, और ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो गई 2 में। और ये जो न्यूक्लियस है, अब इनको हम लोग क्या बोलने लगेंगे? मेल गैमीट। इन न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल गैमीट। जनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 सेल में बन गई और इनके न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेल गैमीट। अब ये जो वेजिटेटिव सेल है इसका वर्क क्या है कि जब ये स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब को ग्रो करेगा, पॉलन ट्यूब इसमें से ग्रो होगी, तो इसको कौन ग्रो कराएगा? वेजिटेटिव सेल ग्रो कराएगा पॉलन ट्यूब को। अब आप ये कहेंगे ये जो 60% प्लांट हैं इनमें क्या सेकंड माइटोसिस नहीं होता? होता है इनमें सेकंड माइटोसिस, लेकिन इनमें सेकंड माइटोसिस स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद होगा। और जो 40% प्लांट हैं उनमें कहां पे हो जा रहा है? फ्लावर के अंदर ही हो जा रहा है, पॉलिनेशन होने से पहले ही हो जा रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे वही चीज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पॉइंट्स है। एज द एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल मेयोटिक डिवीजन की, मेयोटिक मतलब मियोसिस हुआ और जिससे हमारा क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राइड बना। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा था? डिप्लॉयड था, 2m था। और जो माइक्रोस्पोर टेट्राइड बना है ये कैसा है? हैप्लॉयड है। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, हर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की माइक्रोस्पोर टेट्राइड बना सकती है, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसके हर सेल में मियोसिस होके 4 माइक्रोस्पोर बन सकता है। ईच वन इज ए पोटेंशियल पॉलन,
और माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, हर एक सेल उसकी क्या है, पोटेंशियल पोलन है या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है कि पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना क्या होता है, हमारा मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। The microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cells, the microspore tetrad। ये जो हमारे माइक्रोस्पोर बने हैं ये क्या होंगे, 4 सेल के ऐसे गुच्छे में ऐसे लगे रहेंगे। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोल देते हैं इसी को। As the anther matures and dehydrates, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grain। अब जब एंथर हमारा मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो सारे माइक्रोस्पोर क्या बन जाएंगे, डेवलप होके पॉलन ग्रेन बनेंगे। जैसा कि मैं बताया कैसे बनेंगे, माइटोसिस करके बनेंगे। और कितनी माइटोसिस होगी, 60% प्लांट में पॉलन ग्रेन बनाने के लिए तो 1 माइटोसिस, लेकिन जब अगर हम लोग उसमें क्या कहते हैं मेल गैमेट बनाएंगे तो 2nd माइटोसिस होगी। अब यहीं पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है कि एक पॉलन ग्रेन है, एक पॉलन ग्रेन है या मेल गैमेटोफाइट है, उसमें कितने मेल गैमीट होंगे, तो कितने मेल गैमीट होंगे, 2 मेल गैमीट होंगे। क्लियर है। Inside each microsporangium, several thousand of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। सारे माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या हो रहा है, कई 1000 माइक्रोस्पोर या उसी को जब डेवलप करेंगे हम लोग तो वो पॉलन ग्रेन कहलाएगा, बनेंगे। और ये जब एंथर डेहिशंस होगा, फटेगा तो ये रिलीज हो जाएंगे और इनका क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉलन ग्रेन। देखिए वो ये यहाँ पे वही चीज है जो मैं आपको बता चुका हूं, फिर से देख लेते हैं कि जैसा ये हमारा क्या है, ये माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर। अब देखिए माइक्रोस्पोर के बाद ये हमारा डेवलप हुआ, ये सेल डेवलप हुआ। जब डेवलप हुआ तो इसमें वैक्यूल आ गया और न्यूक्लियस तो था ही, वैक्यूल्स आ गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये सेल और डेवलप हुई और ये कहाँ जा रही है, सेल डिवीजन में जा रही है माइटोसिस के लिए। तो इसमें क्या बन रहा है, एक एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहा है। जब एसिमेट्रिक स्पिंडल बना फिर इसमें क्या हुआ, अनइक्वल डिवीजन हुआ। तो बड़ी वाली सेल क्या बनी, वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली क्या बनी, जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा, इर्रेगुलर शेप का होगा, इर्रेगुलर। और जनरेटिव सेल का कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा, स्पिंडल शेप की सेल होगी, ये स्पिंडल शेप। अब उसी के बाद इसी में क्या हो जाएगा, हमारा माइटोसिस हो जाएगा। 60% प्लांट में तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर जो है यही हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन है या मेल गैमेटोफाइट कह लीजिए इसी को। अब इसी में माइटोसिस 60% प्लांट में इसी स्टेज पे 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल दिख रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 सेल्ड स्टेज भी बोलते हैं, 2 सेल्ड स्टेज है। 60% प्लांट में इसी स्टेज पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। और बाकी जो बचे 40% प्लांट, उनमें फिर से एक बार माइटोसिस होगा। और ये जो हमारी जनरेटिव सेल थी ये डिवाइड होकर 2 सेल बना लेगी, और वेजिटेटिव सेल हमारी वैसे ही रहेगी, ये वेजिटेटिव है और ये जनरेटिव सेल में ये क्या हो गया, हमारा मेल गैमीट हो गया। गैमेटोफाइट से क्या बन गया, गैमीट बन गया। तो एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट। ठीक है। और बाकी जो 60% प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेशन हो गया था, उनमें माइटोसिस कहाँ पे होगी, उनमें माइटोसिस होगी स्टिग्मा पे। और ये वेजिटेटिव सेल का क्या काम है, वेजिटेटिव सेल क्या कराएगा, पॉलन ट्यूब ग्रो कराएगा, पॉलन ट्यूब ग्रो कराएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसी के बारे में एनसीईआरटी की लाइन है, द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन ही हमारा केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट का। इसी पॉलन ग्रेन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल। कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट, इनका साइज याद रखिएगा 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं।
इट हैज ए प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, पहले ही बता दिया हूं मैं आपको, 2 वॉल लेयर होती है, एक होती है इंटाइन और एक होगी एक्साइन। एक्साइन कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस होगी, क्योंकि एक्साइन किसकी बनी है? स्पोरोपोलिनिन की, और जैसा कि आपको मालूम है स्पोरोपोलिनिन क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो वो जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो जो जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगी उसको हम लोग जर्मपोर बोलते हैं, कि जब उस पॉलन ट्यूब वहीं से क्या होगी? इमर्ज आउट होगी। और उसके बाद हमारी जो इंटाइन है, इंटाइन किसकी बनी है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। यहाँ दिया हुआ द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। देखिए ये ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल। स्टेटमेंट वाइज में अगर यहीं पे ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कर देगा, अगर आपको ये ध्यान नहीं होगा कि ऑर्गेनिक था कि इनऑर्गेनिक, तो गलत हो जाएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल नोन इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। ऐसा कोई एंजाइम अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सके? डाइजेस्ट कर सके। Pollen grain exine has prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. Pollen grain exine के पास क्या है? अपर्चर है, छिद्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर, जहां पे स्पोरोपोलिनिन क्या हो जाएगा? absent होगा। Pollen grains are well preserved as fossils because of the प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। पॉलन ग्रेन को हम लोग फॉसिल्स की तरह क्या कहते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस से। जैसा कि अभी आपने पहले देखा कि स्पोरोपोलिनिन को कोई एसिड या एल्कलाई कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, ना तो कोई एंजाइम, तो ये जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो ये बचा रह जाएगा। द एक्साइन एग्जिबिट्स ए फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। जो एक्साइन है इसका क्या होता है कि ये अलग अलग पैटर्न शो करता है, जिसको देख के इसके किसी भी का भी पॉलन ग्रेन पहचाना जा सकता है कि ये इस चीज का पॉलन है या इस चीज का। तो अलग अलग डिजाइन होता है। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। इनर वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन। और ये कैसी होगी? कॉन्टिन्यूअस लेयर होगी, जबकि हमारी एक्साइन कैसी थी? डिसकॉन्टिन्यूअस थी। मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। किसकी बनी है? सेलुलोज और पेक्टिन की। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and generative cell. तो साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन किससे घिरा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। आपने पहले ही देख लिया। और फिर जब ये मेच्योर हो जाएगा तो इसमें 2 सेल होगी, बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल और छोटी वाली कौन सी होगी? जनरेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होगा? इर्रेगुलर शेप। और जनरेटिव सेल कैसी होगी? शेप कैसा होगा? स्पिंडल शेप का होगा। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and largely irregularly shaped nucleus. कैसा है? ये याद रखना है, irregular shaped nucleus है। The generative cell is small and floats. ये क्या हो रही है? तैर रही है in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. स्पिंडल शेप की है, डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस है। आगे देखते हैं। इन ओवर, देखिए यही बात मैं आपको बार बार बता रहा था। इन ओवर 60%, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है? पॉलन ग्रेन आर सेड एट दिस 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज पे ही क्या हो जा रहा है? पॉलिनेशन हो जा रहा है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली एंड गिव राइज टू द 2 मेल गैमीट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर सेड 3 सेल स्टेज पे। ठीक है, क्लियर। अब बाकी जिनमें 2 सेल स्टेज पे हुआ है उसमें कहां पे होगा? सेकंड माइटोटिक डिवीजन स्टिग्मा पे होगा। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जीज। ये जो पॉलन ग्रेन है हमारे, जब ये हवा के थ्रू उड़ के जाएंगे या किसी थ्रू जाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं? पॉलन ग्रेन जैसा कि आपने देखा उनका डायमीटर क्या है? बहुत छोटा है, 25 to 50 माइक्रोमीटर। तो ये क्या कर सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, इंसानों के सांस लेने के थ्रू उनके लंग्स में जा सकते हैं, और जब लंग्स में जाएंगे तो ये इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। काज सीवर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफेक्शन, कुछ एलर्जी भी क्रिएट करते हैं और ब्रोंकियल एफ्लिक्शन करते हैं। इन सम पीपुल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, मतलब ऐसी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो लंबे समय तक चले, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरट ग्रास, पार्थेनियम और कैरट ग्रास, यहाँ पे ये बता रहा है कि पार्थेनियम और कैरट ग्रास जो है, जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है, जो एक वीड है, ये हमारे यहाँ पाया ही नहीं जाता था, ये इंपोर्टेड वीड के साथ आया और उसके बाद ये हमारे यहाँ पे ग्रो कर रहा है, जो हमारे लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक हो गया है। दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड वीट
हैज बिकम अनयूबिक्यूअस इन अकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी। इसका भी पॉलन क्या करता है, पॉलन एलर्जी क्रिएट करता है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट, जैसा कि पॉलन ग्रेन जो है वो न्यूट्रिएंट में रिच होता है। और ये आजकल के टाइम में क्या हो गया, एक फैशन हो गया है कि पॉलन ग्रेन को, जैसा कि उसका स्पोरोपोलेनिन जो उसका बाहर का एग्जाइन है पॉलन ग्रेन का, उसको तो कोई एंजाइम वगैरह डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो अगर उसको डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो कोई फायदे की चीज नहीं है। लेकिन इसको लेबोरेटरी में उसका एग्जाइन क्या कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है मैकेनिकल वे से। तो जब उस फिजिकल तरीके से उसका जब वो ब्रेक कर देंगे एग्जाइन, तो ये हमारा क्या होता है, इसका न्यूट्रिएंट हम लोग ले सकते हैं और ये टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। Pollen grains are rich in nutrient. It has become a fashion in recent years to use pollen tablet as food supplements. In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and racehorses. When once they are shed, जब ये pollen क्या हो गया, एंथर से हमारा रिलीज हो गया, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. तो ये जो pollen grain था हमारा, जब ये एंथर से निकलेगा और एंथर से निकल के कहाँ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा पे, और जब तक वहां पे पहुंचे तो मतलब इतना टाइम हो कि ये अपनी वायबिलिटी मतलब pollen ट्यूब को ग्रो कर सके, और जब pollen ट्यूब ग्रो होगी तभी pollen ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट जाएगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ पे दे रहा द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इज हाईली वेरिएबल। सबका पॉलन ग्रेन ऐसा नहीं है कि सबका क्या कहते हैं लाइफ स्पैन क्या है, सेम है, सबका क्या है, चेंज है, वेरिएबल है। टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसकी मतलब लाइफ स्पैन किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। इन सम सीरियल सच एज राइस एंड व्हीट, किसमें, राइस और व्हीट में पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, मतलब जैसे ये एंथर से रिलीज होगा, अगर 30 मिनट के अंदर स्टिग्मा पे पहुंच के पॉलन ट्यूब इसमें नहीं ग्रो हुई तो ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा और फिर उसमें पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं हो पाएगी। ऑफ दियर रिलीज एंड इन सम मेंबर्स रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी, इसमें क्या रहेगा, ये महीनों तक इसकी वायबिलिटी बनी रहेगी। It is possible to store pollen a large number of species for years in liquid nitrogen -196, यहाँ पे जीरो गलत आ गया, -196 डिग्री सेल्सियस होगा। Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs. यहाँ पे दे रहा है इट इज पॉसिबल, मतलब पॉलन ग्रेन को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं ताकि उसकी वायबिलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, और कभी हमको उससे पॉलिनेशन कराया तो उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग सीड बैंक में सीड को स्टोर करते हैं, वैसे ही पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रख के यूज कर सकते हैं और ये क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में काफी अहम काम करेगा। इसके बाद चलिए ठीक है, अब आज यहीं तक देखते हैं। बाकी आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।